नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के बीकेसी से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं चुनावी दंगल से। गुजरात में कल पहले दौर का मतदान होगा, 89 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ ही दूसरे दौर के चुनाव प्रचार में पार्टियां जुट गई हैं। गुजरात में कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी बडगाम से उम्मीदवार हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी और आम आदमी पार्टी को एक सीट भी नहीं मिलेगी। ये भी बोले कि गुजरात में कांग्रेस के पक्ष में साइलेंट लहर है। फैक्ट ये है दैट पिछले बार आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर से लड़े थे और जीत भी गए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सीट है आपका, वडगाम सीट। इस बार आप कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस में आने का फैसला क्यों लिया और कैसे बना? मैं आपके दूसरे कलीग के साथ ये बात जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तब शेयर भी किया हूँ। इस जीवन काल में मैं बीजेपी के साथ जुड़ूं ये नामुमकिन है। इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर मी। तो पॉलिटिकली मैं किसी के साथ अपने आप को अलाइन महसूस किया तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया। राहुल जी के साथ मेरे एक से ज्यादा इंटरेक्शंस हुए, डायलॉग हुए। अच्छा। एंड आई फाउंड दैट देयर इज समथिंग डीपली जेन्युइन अबाउट हिम। और मुझे लगा कि उसकी जो सेक्युलर सोच है उसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए। गुजरात इज वन ऑफ दोस रेयर स्टेट्स जहां 27 साल से भाजपा है। आपको लग रहा है इस बार वो लोग तो इस बार भी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग 110 निकाल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। यदि सचमुच में आपको बताऊं कॉन्फिडेंट होते इतना चक्कर मोदी जी क्यों लगाते? हर महीने में 6 बार 7 बार 8 बार आ रहे। राहुल जी तो बढ़िया से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे। उनको भरोसा है हमारे ऊपर और हम लोगों को भरोसा है कांग्रेस पार्टी के काडर और जनता दोनों के ऊपर। कांग्रेस 120 का आंकड़ा पार करेगी। वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। और केजरीवाल जी के बारे में कुछ बताइए। कल बढ़ा रहे हैं गुजरात में। कल सुबह चुनाव हो जाए, उनका एक भी सीट नहीं आ रहा। ये फुटेज आप सेव करके रखिएगा। 8 तारीख की शाम या 9 तारीख की सुबह को जब डिबेट में बैठेंगे तब आप मुझे ये याद करवाइएगा। अच्छा, कि एक भी सीट नहीं आ रहा है? एक भी सीट नहीं आ रहा है। और कांग्रेस का आपने बोला 120 आ रहा है? 120। ये बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है। बीजेपी कह रही है हम लोग अच्छा। इस बार सरकार बनानी है। गांधीनगर में गुलाल उड़ा रहा है। एंड देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ साइलेंट वेव एंड दिस साइलेंट वेव विल वर्क इन आवर फेवर। ओके, मैं आपका ये बहुत स्पीचेस में भी देख रही थी कि आप एक साइलेंट वेव की बात कर रहे हैं कि एक रेवोल्यूशन आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं होता ना तब जनता एक बार डिसीजन ले लेती है। मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि जनता के एक बहुत बड़े तबके ने गुजरात में निर्णय कर दिया है कि अब भाजपा का तंबू उखाड़ फेंकेंगे। और पंजाब के संगरूर से आपको तस्वीरें और खबर दिखाते हैं जहां जमकर बवाल हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर कुछ मजदूर संगठन प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। लाठीचार्ज किया गया, तस्वीर देखो। इस झड़प के बाद पुलिस ने उनको तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और इस लाठीचार्ज में कुछ मजदूर घायल भी हो गए। लाठीचार्ज है और लाठीचार्ज है, पुलिस वाले कितनी गई है, लाठीचार्ज ने था। और दिल्ली वासियों के लिए बीजेपी की ओर से एक बड़ा ऐलान। दिल्ली में रहने वाले लोग अब अपने घरों का साइज बढ़ा सकते हैं। ये जो सुविधा है वो हाउसिंग सोसाइटी या फिर डीडीए में रहने वालों के पास होगी। नगर निगम चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फार यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो को दोगुना किया जाएगा। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। रीडेवलपमेंट मतलब आपके घर को उसको फिर से थोड़ा सा रेनोवेट करने में, बनाने में, बढ़ाने में जो एफआईआर है वो डबल करके वो सारी सुविधा दी जाएंगी। कोई भी आपको डंडा दिखाने नहीं आ सकता, कोई भी आपसे किसी तरह की गलत डिमांड करने नहीं आ सकता। आज वो व्यवस्था यूडी मिनिस्टर के थ्रू नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। डीडीए के इन फ्लैटों में कमरों को बढ़ाने की इजाजत होगी। यही नहीं, ये छूट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रह रहे लोगों को भी मिलने वाली है। मास्टर प्लान 2041 के लिए बीजेपी ने यह मसौदा तैयार किया है। जिस तरीके से हमारे यहाँ ऑटोनमस अर्बनाइजेशन हो रही है, 2040 के करीब हम 3 करोड़ के करीब होंगे। 1962 का जो प्लान था, जो इफेक्टिव था 1981 तक, मुझे लगता है उस समय एफएआर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए 133 था, 133। ये 2001 के प्लान में, जो 2021 के प्लान तक लागू था, इसको बढ़ा के रमेश जी 167 पे ले गए हम।
बढ़ रही आबादी के मद्देनजर समय समय पर FAR को बढ़ाया जाता रहा है। 1962 के प्लान में FAR 1.33 था, जो 2001 के मास्टर प्लान में 1.67 हुआ। 2021 के प्लान में इसको बढ़ाकर 2 किया गया और अब 2041 के मास्टर प्लान में इसको 2.60 से बढ़ाकर 3.40 किया जा रहा है। सर, एक्सटेंशन के कई तरीके हैं। एक तो है कि आप पूरी कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर ले, कुछ एरिया एक्स्ट्रा हो जो वेकेंट एरिया हो, आप उसमें सभी लोग मिलकर पूरे फ्लोर एक साथ उठा लें नीचे से ऊपर तक। एक तरीका है अपनी बैल्कनीज को कवर्ड एरिया में ले आए। बैल्कनीज अभी सेमी ओपन एरियाज कहलाती हैं, उसे फ्लोर एरिया में काउंट नहीं करते हैं। आप बैल्कनीज को कवर करके अपने रूम का एक पार्ट बना सकते हैं। किड्स रूम बन सकता है, स्टडी रूम बन सकता है, सर्वेंट्स के लिए, मेड के लिए वेटिंग एरिया बन सकता है। और इसमें चुनौती क्या देख रहे हैं आप? सर, इसमें चुनौती ये है कि सभी रेजिडेंट्स को या सभी फ्लैट्स को एम्पल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। कुछ फ्लैट्स को ये फैसिलिटी मिल पाएगी, कुछ फ्लैट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। सरकार का ये फैसला लोगों को भी भा रहा है। फ्लैट में वो देंगे तो अच्छी बात है, मिल जाएगा तो लेना चाहेंगे, क्या दिक्कत। हर कोई चाहेगा, कोई बेनिफिट मिलता है तो बफल का लीगलाइज करके गवर्नमेंट दे रही है, अच्छी बात है। नहीं लीगल करके देगी तो अच्छी बात। जो भी एक्सटेंशन करता था, चाहे फ्रंट पर चाहे बैक पर, तो उसको जो MCD को, पुलिस वालों को और कई ऐसे जो है लोग बीच में इन्वॉल्व होते थे, उनको पैसा देना पड़ता था। और अब जैसे आप कह रहे हैं, यदि ऐसा कोई नोटिफिकेशन पेपर में आ जाता है या पब्लिसिटी में आता है, न्यूज़पेपर में, टीवी में, NDTV में, तो उससे सभी को हेल्प मिलेगी और इन चीज़ों से वो बच सकता है। चुनाव के वक्त की ये सौगात समस्या सुलझाने की दिशा में भी कदम है और वोटों को अपनी ओर खींचने की कोशिश भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली में कांग्रेस के 3 बार विधायक रह चुके तरविंदर सिंह मारवा के बेटे बीजेपी से निगम का चुनाव लड़ रहे हैं और इनके चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जंगपुरा पहुंचे। खास बात ये रही कि उनके 10 मिनट के भाषण में उन्होंने कहीं भी विरोधियों पर निशाना नहीं साधा। रविश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नगर निगम की सियासी जंग में बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कूद पड़े। सुबह 11 बजे उनकी जनसभा जंगपुरा की इसी सड़क पर शुरू हुई। 10 मिनट चले इस भाषण में उन्होंने बीजेपी की विरोधी आम आदमी पार्टी का न तो नाम लिया, न ही अरविंद केजरीवाल का। अपने मंत्रालय की फाइल पढ़कर नितिन गडकरी ने बनवाई गई सड़कों का नाम और पहुंचने के वक्त का बखान करके वोट मांगे। दिल्ली से हरिद्वार केवल 2 घंटे में होगा एक नया रोड। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। मैं एक वकील हूँ। नितिन गडकरी के साथ मंच पर बैठे तरविंदर मारवा जंगपुरा विधानसभा से 3 बार के कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, लेकिन चुनाव से ठीक 2 महीना पहले वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने भी अपने निवर्तमान पार्षद का टिकट काटकर तरविंदर सिंह के बेटे अर्जुन सिंह मारवाह को टिकट दे दिया। सम्मान की बात होती है। मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है हमारे देश के लिए, वही देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं ये मानता हूँ जो 370 हटाने का काम था, जो डेवलपमेंट का काम था, आज आप लेह लद्दाख जाते हैं, आप रोड देखते हैं, आज आप कहीं भी जाते हैं, आप तरक्की देखते हैं, तो वो प्रधानमंत्री जी ने करा। अच्छा, यहाँ कांग्रेस का भी कोई उम्मीदवार नहीं है क्या? नहीं, यहाँ कांग्रेस का हालात ये हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता तरविंदर सिंह मारवाह के अचानक बीजेपी में जाने से कांग्रेस के लिए एक बड़ी सियासी चुनौती पैदा हो गई है। इस वार्ड में बंदर, अच्छी सड़कें और सीवर की मुख्य समस्या है, लेकिन बीजेपी के मंत्री इन समस्याओं को उठाने के बजाय दिल्ली से महानगरों की ओर जाने वाले हाईवे की बात ज्यादा करते दिख रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है और वोटिंग की जो डेट है वो नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी का आक्रामक जो चुनाव प्रचार है वो अब हो रहा है। 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, बिहार के पूर्व मंत्री हैं, तमाम सारे लोगों को जो है वो बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। तमाम सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो गली गली में जो है वो बीजेपी का चुनाव प्रचार वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा, नतीजे तय करेंगे कि आखिर इन केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव प्रचार में उतरने का क्या फायदा बीजेपी को मिला है।
दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद यूपी के रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और यहां से आजम खान ने अपने सबसे करीबी आसिम राजा को उम्मीदवार बनाया है और जमकर प्रचार कर रहे हैं। कभी रो रहे हैं तो कभी शायर हो रहे हैं। मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया, तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद? मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया और तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया? कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ। रामपुर की इसी विधानसभा सीट से अपनी सदस्यता रद्द होने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का अंदाज़े बयां देखिए। यहां अब आसिम राजा सपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उनके लिए वोट मांगते हुए आजम खान खुमार बाराबंकवी का ये शेर पढ़कर भावुक हो गए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए आजम खान के खिलाफ लगभग 90 मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें वो लगभग 2 साल जेल में भी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान द्वारा नफरत भरे बयान देने के चलते कोर्ट ने हाल ही में उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। इस सीट पर उन्होंने अपनी विरासत आसिम राजा को सौंपी है, जो कुछ महीने पहले रामपुर लोकसभा का उपचुनाव हार चुके हैं। आसिम राजा के प्रचार में आजम खान भावुक तो हो रहे हैं, लेकिन उनके भाषणों में तलखी अब भी बनी हुई है। इसी आने वाले हैं ऐसी सूचना है, और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है, चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। आजम खान का ये बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। इसमें आजम खान अपने चिर परिचित अंदाज में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। 1996 से आजम खान रामपुर का विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि आजम खान का ये आखिरी किला भी इस उपचुनाव में ढा दिया जाए। यही वजह है कि दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक रामपुर में प्रचार कर चुके हैं। इसी कोशिश में हर रोज योगी कैबिनेट का कोई ना कोई मंत्री रामपुर की खाक छानता नजर आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी, जो एक बार रामपुर से सांसद रह चुके हैं, वो भी रामपुर की गलियों में खिचड़ी पंचायत करते नजर आ रहे हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव आजम खान जेल से लड़े थे। उन्हें लगभग 55,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी। रामपुर सीट पर लगभग 3,84,000 वोटर हैं, जिसमें 2,27,000 मुसलमान हैं। सियासी गणित के हिसाब से आजम खान के प्रत्याशी का जीतना बहुत मुश्किल नजर नहीं आता, लेकिन अपने ऊपर 90 मुकदमों के चक्रव्यूह से वो कैसे निकले, ये रास्ता फिलहाल आजम खान को नहीं सूझ रहा। आजम खान पर कुल 90 मुकदमे हैं, जिसमें किताब चोरी, मुर्गी चोरी, धोखाधड़ी, 420 तमाम धाराएं हैं। लोकसभा चुनाव लड़े आजम खान तो जीते थे, लेकिन बाद में वो भी छोड़नी पड़ी क्योंकि विधानसभा चले गए। वो उपचुनाव सपा हार गई, अखिलेश यादव भी प्रचार करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन इस बार समीकरण दूसरे हैं, माहौल दूसरा है। आजम खान की नाक की बात है और सपा की भी। यही वजह है कि अखिलेश यादव गुरुवार को प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं और उनके साथ में जयंत चौधरी भी होंगे। चंद्रशेखर भीम आर्मी के, वो भी रामपुर में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि सपा हारेगी, लेकिन आजम खान का आगे क्या होगा, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। रामपुर में सहयोगी तमकीन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से हाल में ही ऐलान किया गया था कि बकाया बिल का भुगतान नहीं करने वाले किसानों को खेती में लगने वाली बिजली नहीं काटी जाएगी। राहत भरी खबर थी किसानों के लिए।
लेकिन इसके उलट हमने तस्वीरें देखी महाराष्ट्र के अहमदनगर से, जहां बकाया बिल वाले किसानों का बिजली सप्लाई 8 दिनों तक ठप रहा और इससे तंग आकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। अहमदनगर जिले के अकोलनेर तालुका में गांव वाले पुलिस से बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसी इलाके में रहने वाले 55 साल के पोपट जाधव ने सोमवार सुबह अपने खेत पर फांसी लगाकर जान दे दी। अक्टूबर महीने तक अहमदनगर में हुई भारी बारिश के कारण इनकी फसल खराब हुई थी, जिसके बाद हाल ही में अपने 2.5 एकड़ खेत में इन्होंने प्याज लगाई। परिवार वालों का आरोप है कि बकाया बिजली का बिल नहीं भरे जाने के कारण 8 दिनों तक बिजली बंद रखी गई, जिसका असर फसल पर पड़ा और पोपट जाधव ने जान दे दी। 8 दिवसापूर्वी आमच्या शेतात आमच्या वडिलांनी कांदा पेरला। 8 दिनों तक हमारे खेतों की बिजली काटी गई। मेरे पिता रोज रात को खेत में जाकर फसल के लिए पानी का इंतजार करते थे। बिजली विभाग पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वीज वितरण कंपनीवर गुन्हा दाखल करो, सुमोटो गुन्हा दाखल। वीज वितरण कंपनी ने उनका जो विद्युत कनेक्शन था वो बिना नोटिस दिए हुए कट कर दिया। गए 10 दिनों से विद्युत प्रवाह न होने के कारण और प्याज का जो खेती उन्होंने किया था उसको पानी न मिलने के कारण वो किसान ने परेशान होकर आज खुद को मृत्यु के हवाले कर दिया। इन गांवों में कई किसान मिलकर खेती में पानी की सप्लाई के लिए बिजली कनेक्शन लेते हैं। पोपट जाधव के साथ कुल 11 किसानों ने ये बिजली कनेक्शन लिया था और हर एक किसान को 4000 रुपए का भुगतान करना था। महावितरण कंपनी ने क्या कर दिया है, एक 7-8 दिन हो गए है, ये लाइट की जो डीपी रहती है वो बंद कर दी है और वो बंद करने की वजह से जो अभी ये जो प्याज है उसको पहला पानी दिया है अभी हमने, लेकिन वो दूसरे पानी के लिए अभी लाइट न होने के कारण वो सूख रहा है प्याज अभी, और वो अभी इस प्याज को जो पानी नहीं बैठ गया इधर ये प्याज को, तो अभी ये पूरी तरह से सूख जाएगा। और हमने इतना खर्चा कर दिया इस अभी प्याज को कि इनका बीज का भाव देखेंगे तो 6-7 हजार रुपये 3 किलो का भाव रहता है और 1 एकड़ में जो कुछ तो 10,000 रुपये का बीज डालना पड़ता है। महाराष्ट्र में बिजली को लेकर सियासत तेज हुई है। विपक्ष में रहकर किसानों का मुद्दा उठाने वाले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि बकाया बिल नहीं भरने के कारण कहीं पर भी बिजली नहीं काटे जाने का आदेश सरकार ने दिया है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट फडणवीस के इन दावों को बेबुनियाद बता रहा है। तात्काळ सांगितलं की आता रबीचा सीझन चाललेला आहे। मैंने अधिकारियों से कहा है कि रबी का मौसम शुरू है, इसलिए कोई भी बिजली कनेक्शन ना काटे। और ये केवल कहा नहीं है, बिजली कंपनियों ने पत्र निकालकर अपने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि केवल एक बिल जो चल रहा है वो लीजिए, पिछला बकाया रकम ना मांगे। चालू बिल घ्यायचं, कोणी थकबाकी मागायची नाही। हमने मांग की है कि कोई भी, क्योंकि इसी प्रकार की मांग उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने जब बिजली का बिल मुक्त किया था उस वक्त उन्होंने उनका अभिनंदन किया था, महाराष्ट्र से ऐसी अपेक्षा रखी थी। आज हम अपेक्षा रखते हैं कि मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार बिजली का बिल मुक्त किया है उसी प्रकार महाराष्ट्र में किसानों को अतिवृष्टि की स्थिति में बिजली का बिल माफ होना चाहिए। किसानों के जो फसल के लिए जो बिजली का कनेक्शन है कहीं भी कट होना नहीं चाहिए, ये भूमिका हमने रखी है। और अगर ऐसा हुआ तो हम रास्ते पे उतरने की भूमिका माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में हमने रखी है। महाराष्ट्र में इस साल भारी बारिश होने की वजह से ग्रामीण इलाकों में किसान परेशान हैं, उनके फसलों का नुकसान हुआ है और इस सब के बीच अब बिजली काटी जा रही है, जिसके वजह से किसानों की परेशानी और बढ़ी है। सरकार की ओर से दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और नेताओं के दावों में बहुत बड़ा अंतर है। अहमदनगर से सागर दुसल और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।